जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, गठबंधन सरकार। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे परिणाम उसके घोषित हुए हैं। हमारे यहाँ सरकार बनाने की क्या प्रक्रिया है, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आज इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कल शपथ भी लिए हैं, तो और मंत्रिमंडल बना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनता है, कितने मंत्री उसमें बन सकते हैं, और ये जो गठबंधन का जो सरकार बना है ये कितना आगे प्रभावशाली होगा, किस तरह से हमारे राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इन सारे मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। तो अभी जो कल प्रधानमंत्री ने जो शपथ लिया है, एक नया जो सरकार का गठन हुआ है वो एक गठबंधन सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जब किसी भी एक दल को, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को जब लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता है, तब वहां पे कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकता है। तब वहां पे सरकार कैसे बनेगा? तब वहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टी, 3-4 पार्टी लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। जब when 2 or more party comes together to form the government, जैसा कि हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें 543 सीट है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा में कितने सीट हैं, 543 सीट है, जिसमें से 542 सीट पे चुनाव इस बार हुआ था। कितने सीट पे चुनाव हुआ था? 542, 542 सीट्स पे आपका चुनाव हुआ था। तो आप बताइए कि सर अभी एक सीट पे क्यों नहीं चुनाव हुआ? क्योंकि एक सीट पे इसीलिए चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि सूरत में आपके जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो निर्विरोध चुने गए थे, तो इसीलिए वहां, क्योंकि कोई कैंडिडेट वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहा था। कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, और भी जो पार्टी के लोग थे और भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो इसीलिए वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं बचा, बीजेपी का अकेला कैंडिडेट था, इसीलिए इलेक्शन कमीशन उसे निर्विरोध वहां पे जीत डिक्लेयर कर दिया गया था। तो वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। तो 542 सीटों पे आपका चुनाव हुआ था। अब सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का जो आंकड़ा है हमारे यहाँ 272 है। कम से कम आपको 272 सीटें आपको लाना होगा। कोई भी अगर राजनीतिक दल अगर वो चाहता है सरकार बनाने के लिए, तो कम से कम हमारा जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 है। अगर 272 सीट्स अगर जिस भी पार्टी को अगर मिल जाता है तो वो पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाती है। लेकिन जब 4 जून को जब नतीजे हैं चुनाव के, तो ये लोकसभा में जो बहुत सभी लोगों को हैरान करने वाला था, जहां बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार, और इस बार 400 का पार नारा विफल रहा। बहुत सारे ओपोनेंट भी पार्टी थे, किसी भी दल को मतलब जो ये आंकड़ा है बहुमत का नहीं मिल पाया 272। अगर हम बात करें तो बीजेपी को आपको 240 सीट्स मिला, 240 सीट बीजेपी को मिला, 99 जो सीट है वो कांग्रेस को मिला आपका। अगर कांग्रेस की बात करें तो ये 99 सीट से आपका। तो इस तरह से हम लोग ये आंकड़ा जानते हैं, हम लोग ये न्यूज में भी देखे हैं। तो किसी भी पार्टी को 272 सीट आपका नहीं मिला। अगर बात करें एनडीए का, ये जो दो आपके अलायंस थे, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका हेडेड बाय बीजेपी जो हेड था, और एक इंडिया अलायंस था आपका। तो यहाँ पे लगभग सभी एनडीए को भी अगर पूरा मिला के बोला जाए, तो अगर अलायंस में अगर देखा जाए तो बीजेपी का अकेले 240 था, लेकिन अलायंस में देखा जाए तो 293 सीट्स आपका बीजेपी एनडीए के पास है, और इंडिया के जो अलायंस जो गठबंधन है इसके पास 230 के लगभग सीट है, 20 अदर्स थे। तो इसीलिए जो आंकड़ा है हमारे पास कि किसी भी एक दल को जो बहुमत चाहिए यहाँ पे 272 सीट्स नहीं मिल पाया। तब यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब जो ऐसे तो हमारे यहाँ अलायंस था ही, एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी जिसका हेड था, ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और ये लोग आसानी से इस बहुमत के आंकड़ा को पार कर गए थे। जबकि पिछले अगर लोकसभा में बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा में, तो अकेले बीजेपी को आपका 2014 के लोकसभा में शायद 282 सीट्स था, और 2019 के लोकसभा में भी बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो अकेले पूर्ण बहुमत का सरकार था।
वहां पे कोई गठबंधन का सरकार नहीं था। लेकिन इस बार जो अभी सरकार बना है वो कोalition गवर्नमेंट बना, गठबंधन का सरकार है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। जब कोई एक दल को जब ये बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाता है तब बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। और इसीलिए आप न्यूज में देख रहे होंगे कि एनडीए के साथ ये दो पार्टियां जो सबसे निर्णायक भूमिका अपना रोल प्ले कर रही है, जेडीयू और टीडीपी। जो तेलुगु देशम पार्टी जिसके हेड है चंद्रबाबू नायडू, और जो जेडीयू है आपका जनता दल यूनाइटेड जिसके हेड है नीतीश कुमार, इन दोनों लोगों के ऊपर कयास लगाया जा रहा था कि ये लोग किधर जाएंगे, कैसे सरकार बनेगा। तो फिलहाल ये लोग सभी लोग एनडीए का एक पार्ट है दोनों लोग, और दोनों लोग मिलकर सरकार बनाकर शपथ ग्रहण समारोह भी था जिसमें मोदी जी के साथ साथ 72 मिनिस्टर्स भी शपथ लिए हैं, जिसमें सब अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है मंत्रिमंडल, अब इसमें एक आंकड़ा है कि कम से कम 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी है जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए। हालांकि जब गठबंधन का सरकार बनता है तो जो मंत्री जो परिषद होता है, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसका संख्या ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा मंत्री लोग होते हैं, क्योंकि सभी पार्टी के लोगों को मंत्री बनाना रहता है, सभी पार्टियों को खुश करने का कोशिश किया जाता है। तो 15% कितना भी ज्यादा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक्सपेंशन होगा 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए 72 मंत्रियों ने कल शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। 72 मिनिस्टर्स बने हैं, जिसमें से अगर बात किया जाए तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं। जो 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर 5 जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, इंडिपेंडेंट और मिनिस्टर्स जो होता है, और बाकी फिर जो आपके लगभग 35 वो आपके एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब राज्य मंत्री जो होते हैं, वो 35 राज्य मंत्री, 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल के सदस्य, और 5 इंडिपेंडेंट। और इस तरह से मंत्री परिषद का गठन हुआ है। मंत्री परिषद का अगर बात करें हम लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे आर्टिकल 74 में दिया गया है। आर्टिकल 74(1) में ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक आर्टिकल 74(1) में दिया गया है कि एक आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, एक मंत्री परिषद होगा, और जिसके हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री, और उसका काम क्या होगा, सहायता और मदद करना, सलाह करना, किसे, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए, सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका ये आर्टिकल 74(1) में दिया गया है। तो इस तरह से कल आपका कैबिनेट मिनिस्टर, ये कल मंत्री परिषद भी बना। हमारे प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। ये आजादी के बाद सबसे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। मतलब ये तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके मतलब जो पार्लियामेंट, जो एनडीए का जो मीटिंग हुआ संसदीय दल का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उसमें ये नेता चुने गए और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग एक कयास लगा रहे थे, अभी तक उनका मानना है कि ये जो कोalition जो गवर्नमेंट है ये नहीं चल पाएगा, या इस मतलब इसको लेके काफी ज्यादा लोग निगेटिव हैं कि ये कोalition जो गठबंधन का सरकार है फिर से 2026 में चुनाव होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे मीडिया चैनल के लोग दिखा रहे हैं कि 2026 में फिर से लोकसभा का 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन का सरकार है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें अपने जो भी भारत का जो लोकतंत्र है, इसके मतलब 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 30 इयर्स, 70 वर्ष से ज्यादा जो हमारा जो लोकतंत्र, जो पहला चुनाव 1951 में हुआ था, उसके बाद से लगभग 73 साल हो चुका है। और उसमें अगर हम बात करें तो लगभग 30 साल आपका गठबंधन का सरकार भारत में रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि लगभग 30 साल, ऐसे आप निकालिए 32 साल अगर हम बात करें तो, मतलब 30 साल से ज्यादा, मतलब 73 साल में 32 साल जो है हमारे यहाँ भारत में गठबंधन का सरकार रहा है, कोalition का गवर्नमेंट रहा है। अब इसका फायदा देखिए, फायदा क्या है। और ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को जो बहुमत भी मिला है 240, ये अच्छा है। अगर हम बात करें सबसे पहला गठबंधन का सरकार कब बना था, तो 1977 में बना था। 1977 में जब आपातकाल के समय में, जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी,
तो उस समय आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया गया था। और इमरजेंसी के बाद जब 1977 में 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी और भी बहुत सारे उसके साथ बहुत सारे दल लोग आकर मिलकर एक साथ और गठबंधन का सरकार बनाए थे। तो सबसे पहला अगर गठबंधन का सरकार बोला जाए तो 1977 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे और उनके समय में गठबंधन का सरकार बना था। हालांकि ज्यादा दिन तक वो गठबंधन सरकार वो चला नहीं, 2 साल बाद फिर से मतलब गठबंधन का जो सरकार था टूट गया, फिर चौधरी चरण सिंह फिर प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 1977 के बाद और खास करके 80-90 के दशक में अगर हम बात करें 1980 और 1990 के दशक में, तो हमारे यहाँ हमेशा गठबंधन का ही सरकार रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक जो सरकार बन रहा है इसके ऊपर निगेटिव नहीं। हालांकि देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का नैतिक हार है, मोरल डिफेक्ट है। ये क्यों? क्योंकि वो लोग का कहना था कि हम 400 पार इस बार जीत रहे हैं और हालांकि 240 सीट आया है, तो ऐसे भी तो बहुमत में है। आप देखिएगा कि इसके बाद भी जो सबसे जो मेजॉरिटी जो पार्टी है बीजेपी के बाद वो कांग्रेस, उसे भी मात्र 99 सीट्स मिला है और सबसे ज्यादा 240 सीट्स। इस तरह से और 1977 में पहला कॉलिशन गवर्नमेंट बना। अगर इसके बारे में अगर और बात करते हैं तो अगर कि क्या इसका फायदा क्या होगा, क्या हमारे देश पे इसका प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो देखिए इसका हानि एक ये होता है कि जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अगर आप बात बोले कि देखिए जैसे अभी मोदी जी दोनों टाइम जो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में भी और 2019 में, ये पूर्ण बहुमत से उनका सरकार बना था। तो कोई भी निर्णय वो खुद से लेते थे, कोई भी निर्णय उनके पार्टी का होता था, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे उनका निर्णय होता था और एक तरह से वो खुद का निर्णय होता था। लेकिन अब यहाँ पे मोदी जी के लिए कठिनाई का समय है, इसलिए क्योंकि अब ये एनडीए के सरकार है, क्योंकि उनका पूर्ण बहुमत नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे दल हैं और अब वो अकेले का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई भी वो डिसीजन खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। खुद वो चाहेंगे तो कोई निर्णय ले, कोई कानून बनाने के लिए वो चाहेंगे, तो इस तरह सब नहीं हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा जो प्रभाव जो पड़ता है वो प्रधानमंत्री के ऊपर, कि कोalition गवर्नमेंट में हमेशा प्रधानमंत्री का जो पद है वो पूर्ण बहुमत के सरकार से थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय मसलों को देखा जाता है, बहुत सारे रीजनल जो एस्पेक्ट्स, रीजनल जो एस्पिरेशन है, जो क्षेत्रीय जो महत्वाकांक्षा है, जो अन्य जो जितने भी जो लीडर्स लोग उनके भी हितों, उनके भी जो आइडियाज है, विचार है, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है, आप उससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें और जबकि अभी जो दो दल है जो सबसे मेन है जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों लोगों का इतिहास रहा है कि पहले भी बीजेपी में थे, एनडीए का पार्ट थे, बाद में फिर एनडीए से अलग हुए, फिर अभी एनडीए का पार्ट है, तो फिर बाद में भी अलग हो सकते हैं। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होगा। राजनीतिक रूप से ये कि अस्थिरता का एक माहौल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप बात करेंगे 1980s में, 1990s में, तो बहुत सारे मतलब प्रधानमंत्री बने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने कोalition गवर्नमेंट, वो 13 दिन के लिए बने थे, फिर वो 1 साल के लिए बने, फिर जब तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब उनका वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किए थे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है। सबसे पहला कि जो प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है वो कमजोर हो जाता है, कोalition गवर्नमेंट का डिसएडवांटेज है। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो कमजोर हो जाता है। दूसरा जो गवर्नमेंट होता है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है, क्योंकि ये खतरा रहता है कि कभी भी जो अलायंस के जो पार्टी के जो लोग हैं, गठबंधन के जो और भी जो छोटे छोटे जो दल है, कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और मान लीजिए कोई बात नहीं बना, किसी मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा हो रहा है या उनका क्षेत्रीय जो महत्वाकांक्षा है वो नहीं अगर पूरा किया जा रहा है, तो इसको लेकर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो जब समर्थन वापस ले लेते हैं तब सरकार बहुमत में नहीं रह पाती है, सरकार जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में खत्म हो जाता है, तो सरकार गिर जाता है, तो दूसरा अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाता है। और तीसरा केस और भी है कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय जो मुद्दा है, बहुत सारे जो फॉरेन जो पॉलिसी है उसको भी प्रभावित कर सकता है ये कोalition गवर्नमेंट, कि जिस तरह से हमारा श्रीलंका के साथ कैसा संबंध होगा, बांग्लादेश के साथ कैसा होगा, तो जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके साथ अगर कोई मतभेद है, तो ये सब को लेके हमारा कोalition गवर्नमेंट पे कुछ प्रभाव पड़ता है राजनीतिक रूप से। अगर हम बात करें
फायदे इसके क्या है राजनीतिक रूप से? तो फायदा ये होता है कि अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो अच्छा होता है। जो फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, जो संघवाद का जो परिभाषा है, जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद, जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक संघवाद को, हम लोग जो फेडरलिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग एक फेडरल कंट्री है, तो कोलिशन गवर्नमेंट एक तरह से फेडरलिज्म को और मजबूत बनाता है। ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कोलिशन गवर्नमेंट का, क्योंकि फेडरलिज्म के कारण जो है संघवाद मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है कि जब उसमें बहुत सारे अलायंस जो अलग अलग पार्टी के होते हैं, जैसे अभी टीडीपी है वो आंध्र प्रदेश का पार्टी है, जेडीयू जो पार्टी है बिहार का पार्टी है, और भी अलग अलग जो दल के जो लोग होते हैं, तो इसमें सभी लोगों जो क्षेत्रीय जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, जो क्षेत्रीय जो जरूरत है, सबकी बातों को वहां पे समान महत्व दिया जाता है और सबका बातों को सुना जाता है। कोई भी मंत्रिमंडल का बैठक होता है तो प्रधानमंत्री सभी लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, सभी लोगों का राय जानते हैं और सभी लोगों की सहमति से ही किसी कार्य को किया जाता है। तो ये फायदा भी है आपका, फेडरलिज्म मजबूत होता है। अगर आप बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन का, तो अगर हम बात करें, पहले शुरुआत में क्या होता था कि केंद्र में भी और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी का सरकार होता था, कांग्रेस पार्टी का। बाद में फिर क्या हुआ कि रीजनल पार्टी बहुत सारा आया और रीजनल पार्टी के आने की वजह से जब 1990s 80 के बाद से जब कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ था, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनने से उसके बाद जो राज्य का जो हक है वो प्रॉपर मिल रहा था, जो अधिकार थे राज्य को, जो शक्ति थे राज्य को, वो पहले नहीं मिल पाता था, अब उसके बाद मिलने लगा था। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर अब हम लोग बात करें तो राजनीतिक रूप से हुआ, अगर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कि आर्थिक रूप से क्या फायदा होगा, राजनीतिक रूप से तो हम लोग देख लिए, अब आर्थिक रूप से हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत लोगों का मानना होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के कारण जो देश का जो डेवलपमेंट है, जो राष्ट्र का जो विकास है वो रुक जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, आर्थिक विकास जो गति है, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो रुक जाता है, प्रभावित होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अनस्टेबल होता है। सभी पार्टियां देश के लिए नहीं सोचते, सभी पार्टी अपने अपने सरकार के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे सरकार बचाएं, कैसे अपने पावर को अपने पास रखें, और इसी क्रम में जो देश का आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आर्थिक विकास ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अगर देश में आर्थिक विकास अगर हुआ है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स अगर हुआ है, आर्थिक अगर सुधार अगर हम बात करें, जो रिफॉर्म्स हुआ है हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म्स हुआ है वो कोलिशन गवर्नमेंट के समय में ही हुआ है। अब याद कीजिए 1991 का समय, 1991 में भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार हुआ, लिबरलाइजेशन का दौर आया, जो एलपीजी के नाम से हम लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब नरसिम्हा राव की जब सरकार थे, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट था, कांग्रेस का सरकार था जिसके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और उस समय में भी ये सबसे ज्यादा जो आर्थिक सुधार है हमारे देश में हुआ है। एलपीजी जो परमिट राज था उसको समाप्त किया गया था, लाइसेंस राज को समाप्त किया गया था, जो भी ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स थे, टैक्स जो बैरियर था उसको समाप्त किया गया था। लिबरलाइजेशन, हमारे जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसका उदारीकरण किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1991 में। कब? और उस समय में भी कोलिशन गवर्नमेंट था। फिर हम बात करें मनमोहन सिंह का जब सरकार था तो उस समय में भी बहुत सारा सुधार किया गया था, सामाजिक सुधार, जैसे राइट टू एजुकेशन है आपका, फिर मनरेगा हो गया जो सबसे बड़ा आज के समय में लोगों को जो रोजगार दे रहा है। तो तमाम तरह के जो सुधार है, तमाम तरह के जो नए नए जो कानून है वो इस समय में हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट में। तो 1991 का हम लोग को याद रखना है कि जो मेजर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, जब देश आर्थिक स्थिति जब बेकार हो गया था, जब जूझ रहा था, जब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि अगले एक सप्ताह तक हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और वैसे स्थिति में सारे दलों के लोग मिलकर और निर्णय लेते हैं और उदारीकरण लाया जाता है भारत में। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो भी, अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था 1999 से 2000 तक, उस समय में भी बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ कदम उठाया गया था। तो ऐसा नहीं है, आर्थिक विकास भी कोलिशन गवर्नमेंट में हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 70 साल का अगर हमारा लोकतांत्रिक अगर ये इतिहास है अगर सरकार का, तो इसमें 30 साल से ज्यादा हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें रही हैं और वो काफी अच्छे तरीके से काम किए हैं। तो हम लोग इस सरकार से आशा करते हैं कि ये भी सरकार के, ये जो मोदी जी का जो तीसरा जो टर्म है, इसमें भी देश पूर्ण रूप से
तरक्की करेगा, जो हमारा कहीं से भी कोई डेवलपमेंट में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल पर्सपेक्टिव से, किसी भी तरीके से हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा देश के ऊपर, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आई होप आपको कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।